नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी यूपी की सियासत की। पिछले कुछ दिनों से आप जानते ही हैं यूपी बीजेपी में जबरदस्त हलचल चल रही थी। कल अचानक एक बार फिर यूपी की सियासी हलचल बढ़ गई, पारा चढ़ गया। दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए। 5 साल में पहली बार ऐसा मौका था जब सीएम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य के घर पर संगठन और संघ के नेता भी मौजूद थे। संघ के नेता कृष्ण गोपाल भी वहां पर आए हुए थे। इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और तभी से यह सवाल उठने लगे, आखिर योगी और मौर्य की इस बैठक का मतलब क्या है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश की है और वो इसीलिए उनके घर गए हैं? फिर उसके बाद जब यह तस्वीर सामने आई तब पता चला केशव प्रसाद मौर्य के घर में 1 महीने पहले जो बेटे की शादी हुई थी, बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए योगी आदित्यनाथ और संघ के नेता पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रदेश कार्यालय में हलचल बढ़ गई। दोपहर 2 बजे से लेकर रात के करीब 10 बजे तक बीजेपी नेताओं की बैठकें चलती रहीं। पहले संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने संगठन के नेताओं से बैठक की। इसके बाद सीएम योगी के साथ कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत और भी कई नेता मौजूद थे। इस बैठक में बीजेपी ने यूपी चुनाव की पूरी रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी के लिए 300 पार का नारा इसी बैठक में दिया गया। 300 पार यानी बीजेपी ने यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार रखा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने सीएम योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। बीजेपी के तमाम नेता अब कह रहे हैं पार्टी में सब ठीक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 24 से खास बातचीत में आज कहा, सीएम योगी से कोई मतभेद नहीं है, मनमुटाव की खबरें जानबूझकर फैलाई गई। साथ ही उन्होंने कहा अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। जरा सुनिए क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य। माननीय मुख्यमंत्री जी और चाहे संगठन के कोई हों, सबका आना जाना होता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हमारे संघ के भी बहुत शीर्ष अधिकारी गण आए थे। बेटे का विवाह हुआ था, बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं धन्यवाद करता हूं। इतना सा ही केवल विषय था, बाकी सब लोगों ने विषय बना दिया दूसरा। और सियासी चर्चा है कि जो एक मनमुटाव था आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इसको अब शांत करने के लिए पहल हुई है कि आप दोनों। मुझे तो मालूम रही कि हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई मनमुटाव था। जिन लोगों को मनमुटाव लगता रहा होगा, अगर ऐसा उनको किसी विरोधी को, हमारे विपक्षी साथी को लगता होगा तो तब तो उनको कल रात में नींद नहीं आई होगी। लेकिन हमारे यहाँ न कभी कोई विवाद था, न है, न कभी होगा। चेहरा किसका होगा, कौन चेहरा होगा? चेहरा का कहाँ विषय आ गया? चेहरा तो ऑलरेडी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे है ही हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से मान रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारा चेहरा है ही। इधर यूपी बीजेपी के एक और बड़े नेता और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुछ इसी तरह की भाषा बोलते हुए नजर आए। आपको याद ही होगा 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कह रहे थे दिल्ली में तय होगा यूपी का सीएम कौन बनेगा। आज क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, यह भी सुन लीजिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और इनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में चुनाव होगा, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसलिए इस पर तो बहस होनी नहीं चाहिए। तो देखा आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सब ठीक है, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े मंत्री हैं, जो 2 दिन पहले कह रहे थे दिल्ली में सीएम तय होगा, वो भी कह रहे हैं हमारा चेहरा है योगी जी। अब आते हैं एके शर्मा पर, जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी ब्यूरोक्रेट थे। उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया। यूपी में जाकर पहले चर्चा थी वो डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर वो पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए। एके शर्मा को लेकर हाल के 1-1.5-2 महीने में काफी चर्चा हुई, काफी अटकलें लगाई गई। अब एके शर्मा ने भी खुद चिट्ठी लिखकर यह मान लिया है कि हमारा चुनाव योगी जी के नेतृत्व में होगा, योगी जी हमारा चेहरा होंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का तो नाम ही काफी है। जरा सुनिए क्या लिखा एके शर्मा ने। यूपी की जनता पीएम मोदी को आज भी उतना ही प्रेम करती है जितना 2013-14 में करती थी। आगामी चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी का नाम और संरक्षण ही पर्याप्त है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठों का वरद हस्त भी है। मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा और साथियों सहयोगियों से कराऊंगा। आपके और सीएम योगी जी के नेतृत्व में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।
और इधर बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद वो क्या बोले, वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे बनाया जाए। जरा सुनिए आज क्या बोले संजय निषाद। डकैत 70 साल से इन निषादों का वोट लेते रहे, इनके नौकरी पर डाका डालते रहे तालघाट नदी पर। इनके साथ इतना अन्याय हुआ कि सदियों से मेरा समाज आज के दिन में जाइए नदियों के किनारे तो आंसू आते हैं, हम लोगों के आंसू गिरते हैं, हमारा समाज रो रहा है, हमारे समाज को इन लोगों ने ठगा है, इन बदमाशों ने इतना बर्बादी कर दिया है। उसी आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए हैं। आज के दिन में आंसू गिर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल हो गया, आज के दिन में हम लोग क्या जवाब देंगे, इसलिए इस जवाब के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का आरक्षण का हक हमें मिल जाए, बाद में सीट मिले चाहे कुछ मिले, पहले मेरे समाज का जो आरक्षण है वो दे दिया जाए, उनका दर्द दे दिया जाए, उनका दर्द दूर कर दिया जाए। ये अधिकारी जो उनका हिस्सा खा रहे हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। अभी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। मैं चाहता हूं केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सबको हमारे समाज ने देख रखा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद और भाजपा की सहयोगी है उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं हमें जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए और साथ ही साथ हमारी जाति के लिए आरक्षण का भी वादा पूरा किया जाए। खैर, ये तो आज का एक बड़ा अच्छा वीडियो था। रो रहे थे संजय निषाद, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और जाहिर है उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा हो रही है तो भाजपा के सहयोगियों की मांगे अब सामने आ रही हैं चुनाव से ठीक पहले। यह भी एक चुनाव में फैक्टर होने वाला है। आज राष्ट्र की बात में जो हमारा सवाल है वो जल्दी से अब आपको दिखा देता हूं। सवाल बड़ा सीधा है क्योंकि अब बीजेपी के सारे नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं। क्या योगी बन गए हैं यूपी का चेहरा? जो विवाद चल रहा था इतने दिनों से, क्या वो विवाद अब खत्म हो गया है यूपी बीजेपी में? और दूसरा, अब विपक्ष का चेहरा कौन होगा? जवाब देना पड़ेगा अब विपक्ष को भी, क्योंकि अभी तक सारी पार्टियां अलग अलग हैं, अपनी पार्टियों के चेहरे तो हैं, लेकिन क्या विपक्ष का कोई चेहरा होगा और क्या इसकी जरूरत भी है? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में आज बहस। परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आज राष्ट्र की बात में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं। घनश्याम तिवारी कल पूरे दिन चर्चा में थे। कल आपको याद होगा राष्ट्र मंच की बैठक हो रही थी शरद पवार के घर पर। घनश्याम तिवारी उस बैठक में शामिल थे। 2024 पर नजर है राष्ट्र मंच की। घनश्याम तिवारी थोड़ी देर में पूछूंगा क्या चल रहा था, 2024 की तैयारी है और क्या 2022 उससे पहले है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सतीश प्रकाश को आप देख पा रहे हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और आशुतोष भी आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप बातचीत शुरू करें उससे पहले इस वक्त की एक और खबर आपको बता दूं, अपडेट है। अरुण सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी एक बहुत अहम बयान सामने आ गया और आज ही के दिन आया है। अरुण सिंह ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, उन्हें हटाने की क्या जरूरत है। पूरे देश में सीएम योगी के कामकाज की तारीफ हो रही है, इसीलिए उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। यानी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले तक अगर आप पीछे जाएंगे, कई नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे थे, लेकिन आज देखिए एक एक करके, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों या फिर उत्तर प्रदेश के नेता हों, दिल्ली के हों या लखनऊ के हों, सब एक ही जुबान में कह रहे हैं योगी जी हमारा चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या यूपी में अब योगी चेहरा बन गए हैं और विपक्ष का चेहरा कौन होगा? आशुतोष आपसे शुरू करूंगा क्योंकि पार्टियों के पास जाऊंगा तो फिर वो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। आशुतोष, क्या अब ये मान लिया जाए एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने अब गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है? सबके सब ऐसा लगता है कि एक पेज पर आ गए, ये मानते हुए जानते हुए कि यूपी का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। आशुतोष देखिए मानक, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और पिछले 7 सालों का सबसे बड़ा संकट आप उसको कह सकते हैं। संकट 3 लिहाज से। पहली बात इस बात को लेकर यह है कि सबको मालूम है और इस बात को कोई एडमिट नहीं करता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखते हैं और कवर करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि दरअसल जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो योगी जी को हटाना चाहते थे और उनकी जगह किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री के पद पर लाना चाहते थे और इसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। एक मिनट आशुतोष, आपको वाकई मतलब मुझे नहीं पता और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई भी योगी जी को इस समय हटाना चाहेगा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी योगी को हटाना चाहते थे? मैं अपनी बात पर कायम हूं
और मैं अपनी बात पर कायम हूं। जो बात मैं कह रहा हूं वो मैं सूचना के आधार पर कह रहा हूं, जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। आज की तारीख में यह है कि जो ए.के. शर्मा का पूरा विवाद था वो किस बात को लेकर विवाद था, इस बात को कोई स्पष्टीकरण अभी तक हुआ नहीं है। और आरएसएस की तरफ से इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से योगी का पक्ष लिया गया है, क्योंकि उनका यह मानना यह है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमूल्य हैं। इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि वो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है कि पिछले साढ़े चार सालों के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़े और दलित, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2014, 2017, 2019 में जो जीत हासिल हुई है उसका बहुत बड़ा श्रेय उस सोशल इंजीनियरिंग को है, जो सोशल इंजीनियरिंग 2014 में अमित शाह ने की थी और जिसको जमीन पर उतारने का काम संघ के लोगों ने किया था। यह एक सच्चाई। लेकिन अगर आप देखें आप ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट देखें, आप संजय निषाद का स्टेटमेंट देखें, वो क्या कह रहे हैं। संजय निषाद ने आज ये कहा है कि भाई हमको आप उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद के तौर पर आप हमको पेश करिए, अगर आप जिसको मुख्यमंत्री करना चाहे आप करिए। केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों के हैं, जो पिछली बार मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था और अचानक योगी आदित्यनाथ आ गए थे, उनके मन में पीड़ा लगातार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में पीड़ा लगातार है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी, इस पूरी एक्सरसाइज थी कि कैसे योगी आदित्यनाथ को बना के रखा जाए, और इसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका। और सबसे बड़ी बात ये जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी एक्सरसाइज में जिस एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान है योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में, उसमें है आरएसएस के नंबर 2 के नेता दत्तात्रेय होसबोले। आज से 15 दिन पहले भी वो लखनऊ में आए थे, वहां तीन दिन उन्होंने प्रवास किया, और कल भी जो तस्वीर सबके सामने है जो आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें भी दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल ये नंबर 3 के नेता है। अच्छा, तो आरएसएस के 2 सबसे बड़े नेताओं को इस पूरे मसले में दोनों पक्षों को समझा बुझा के साथ रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी क्राइसिस नहीं है, ओके, ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी। ओके। लेकिन आशुतोष, जो आप कह रहे थे कि आप जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, मतलब जितनी राजनीतिक समझ मेरी है और थोड़ी बहुत जानकारी मेरी भी है, उत्तर प्रदेश में योगी जैसा चेहरा बीजेपी को मिलना नामुमकिन है फिलहाल आज की स्थिति में। और योगी को हटाकर किसी और चेहरे को लाना और उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी के चेहरे के अलावा किसी और चेहरे पर जाना, मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए रिस्क होता। खैर वो एक अलग बहस है, मैं इस पर आ रहा हूं। लेकिन पहले आशुतोष, पहले मैं इस पर आ रहा हूं, इस पर आपका जवाब चाहूंगा। आपने ये जो सारी बातें गिनवाई ये पुरानी हो गई। मैंने आज के जितने बयान दिखाए आपको, चाहे वो अरुण सिंह का बयान हो, चाहे वो आज का केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य का आज का बयान हो, ए.के. शर्मा की चिट्ठी हो, अब एकदम क्लियर नहीं हो गया है कि योगी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी बीजेपी एकजुट हो गई है। इसीलिए मेरा पहला सवाल यही था, क्या गेंद अब विपक्ष के पाले में है? बीजेपी ने अपना घर लगता है संवार लिया है। नहीं, बीजेपी ने अपना घर संवार नहीं लिया है। बीजेपी ने अपना घर संवारने का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ए.के. शर्मा की चिट्ठी को देखिए तो उसमें शुरू के जो नरेंद्र मोदी के बारे, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने लिखा, बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जीत जिताने के लिए वो पर्याप्त है अपने आप में। फिर अंत में वो कहते हैं अध्यक्ष जी और आपका भी इसमें सहयोग रहेगा। आप नहीं, सहयोग नहीं रहेगा, ना, ये नहीं रहेगा, सहयोग नहीं रहेगा। उन्होंने कहा आपके चेहरे पर, आपके नेतृत्व में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो बात की पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जो बात आज आपसे कह रहा हूं कि जिस योगी जी को आप बहुत बड़ा एसेट मान रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायकों ने आज से 2 साल पहले विधानसभा के अंदर धरना दिया था। सांसद विधायक तक परेशान है कि भाई हमारे काम यहां पे नहीं होते हैं। वहां टीम 11 है और टीम 9 है, जिसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, मंत्रियों की उसमें पहुंच नहीं है। तो यह कहना कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बहुत बड़े एसेट हैं, ये अपने आप में नहीं, एसेट नहीं, एक सेकंड, ना, एसेट नहीं। वो देखिए, उसको देखने का तरीका है, हो सकता है एसेट भी हो, मजबूरी भी हो। ये जैसे मजबूरी है, जैसे विश्लेषण होता है, और कोई चेहरा हो सकता है और कोई चेहरा लाएं और पहले से ज्यादा खराब हो जाए। खैर वो एक अलग विश्लेषण है। मैं राजीव जेटली आपसे जवाब चाह रहा हूं। अब बताइए राजीव जेटली, क्या अब, जैसा मैंने आशुतोष से पूछा, क्या अब गेंद विपक्ष के पाले में है राजीव जेटली? क्या घर में अब सब ठीक है आपके यूपी में? हमारे घर में नहीं, उत्तर प्रदेश में सब ठीक है। पहला ऐसा प्रदेश है, मानव जी, आशुतोष जी सुनिए गैर गौर से, पहला ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर अपराधी अपने गले में तख्ती डाल के घूमते हैं और कहते हैं भाई मुझे जेल में डाल दो नहीं तो योगी मार देगा। अपराधी कहते हैं मुझे बचा लो नहीं तो योगी मार देगा। योगी पहला ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे देश का जिसने अपराधियों में इतना बड़ा खौफ पैदा किया। ऐसा प्रदेश जिसके अंदर आतंकवाद जिसे कहा जा सकता है ना, आतंकवाद की तरह माहौल बना हुआ था, उसमें 68% की कमी आई लूट खसोट के अंदर।
66% की कमी आई हत्याओं के अंदर, 33% की कमी आई बलात्कार के अंदर, 51% की कमी आई अपहरण के अंदर। अरे योगी है तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में आप विश्वास कीजिए मानक जी, ये सब लोग बैठे आशुतोष जी से पूछिए जरा, कई बार तो ऐसा होता था पहले, जब हमसे पहले की सरकारें होती थी, सड़कें बताई जाती थी, इस सड़क से निकल जाइएगा, अरे 6 बजे के बाद मत जाइएगा, 6 बजे के बाद जाएंगे तो लूट लेंगे, बलात्कार हो जाते हैं, यहां पर ये दिक्कत है, वहां बहुत दिक्कत है, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता रहते हैं, उनसे खौफ है हमारा। ऐसे ऐसे माहौल होते थे, लोंडे लपाटे लड़के पड़के, ये सारी प्रथाएं चलती थी यहां पर। ये सारी प्रथाओं को किसने खत्म किया? योगी ने। इसीलिए योगी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा स्तंभ है जिससे उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव रखी जा रही है। अब रही बात, आपने कहा कि विपक्ष के बारे में, अरे विपक्ष के ऊपर क्या चर्चा करें हम? बुआ जी को तो ठग लिया भतीजे ने, और भतीजे सारे, बुआ जी के भतीजे जो उनसे थे वो सारे भतीजे के पास आ गए। तो यहां पर जो लोकसभा के चुनाव लड़े जाते थे, इतना प्रेम दिखाया जाता था, मेरी बुआ मेरे भतीजे, अपने चाचा जी को नहीं पूछा, पिताजी को नहीं पूछा, और यहां देखिए किस तरीके से तार तार हो रहे हैं रिश्ते इनके। आप घी डाल रहे हैं, आप घी डाल रहे हैं, आपको तो सूट करता है, और लड़िए। चाचा जी की बेकदरी करी, चाचा जी की बेकदरी करी, बुआ जी की बेकदरी करी। अरे कौन सा नेता है ऐसा जो आज हमारे सामने, योगी के सामने उत्तर प्रदेश में खड़ा हो सकता है? कौन सा नेता हो सकता है बताइए ऐसा? तो इसलिए विपक्ष के ऊपर चर्चा करना, मुझे लगता है तभी तो आपने देखी ना आशुतोष जी ने कितना लंबा वक्त खींचा भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बातों पर। ये नहीं बताया इनसे बेहतर कौन था और बेहतर कौन हो सकता था, क्योंकि ये चर्चा ही नहीं। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, ओके पूछ लेता हूं। आशुतोष बता दीजिए भाई, वो कह रहे हैं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा क्या विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि क्या योगी एक तरफ चेहरा क्लियर है, क्या विपक्ष में बीएसपी की मायावती, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, फिर आम आदमी पार्टी भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, 4-4, 5-5 अलग अलग विपक्ष के नेता के चेहरे, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जेटली जी ने एक अच्छा मुहावरा गढ़ा, योगी है तो मुमकिन, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी अब पास्ट में चले गए हैं, अब योगी भविष्य। यही आरएसएस चाहती है दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर। ढूंढ लिया, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते पीछे। नेता नहीं बताया, मौका ढूंढ लिया। नहीं, देखिए अभी तक तो ये था मोदी है तो मुमकिन है, अब योगी है तो मुमकिन। तो योगी भविष्य, आरएसएस योगी में भविष्य को देख रहा है, नरेंद्र मोदी अतीत हो गए। तो जेटली जी की बात है, खैर वो जाने, बीजेपी जाने, आरएसएस जाने। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उनका कौन नेता था जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था? क्या उस वक्त जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे? उनका चेहरा आगे किया गया था, योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे किया था, सिन्हा जी का चेहरा आगे किया गया था, या फिर दिनेश शर्मा का चेहरा आगे, किसका चेहरा आगे किया? तो आज की तारीख में आप विपक्ष से ये सवाल करते हैं कि दरअसल आपका चेहरा कौन है। मैं तो इनसे पूछता हूं कि जब योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी में लठ बजी है पिछले दिनों, तो आगे कितनी लठ बजेगी भगवान जानता है। ओके, राजीव जेटली, मुझे आपको मौका देना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद 3 आपके विरोधी बैठे हैं, सुरेंद्र राजपूत, घनश्याम तिवारी और सतीश प्रकाश। एक एक करके वो भी अपनी अभी गोलियां चलाने वाले हैं, दागेंगे आप पर तीर। लेकिन जो आशुतोष कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सिर्फ जैसे आप मोदी के सामने कहते हैं ना, मोदी के सामने कौन, मोदी के सामने कौन, उस तरह का सवाल आप अगर यूपी में पूछने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है चेहरा, हो सकता है बिना चेहरे के भी आपको पटखनी दे दे विपक्ष यूपी में। राजीव सुन पा रहे हैं? फ्रीज हो गए, संपर्क टूट गया। घनश्याम तिवारी बताइए भाई, बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि हमारा चेहरा योगी जी होंगे, विपक्ष का चेहरा कौन है? देखिए, जनता ने तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बेईमान, अहंकारी, दहशतगर्दी वाली सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। जब आंकड़े इस तरीके के आते हैं कि उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 43 टाइम्स ज्यादा मृत्यु हुई और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आंसू नहीं बहाता, वो आंसू बहाते हैं कुर्सी के लिए। हमने देखा जिस तरीके से आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी के चरण पादुका खोज रहे थे दिल्ली आकर के कि किसी तरीके से कुर्सी पे बैठे रह सके। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी वही चरण पादुका खोज रहे थे कि किसी तरीके से आदित्यनाथ की जब कुर्सी जा रही है तो उनको कुर्सी मिल सके। जिस सरकार के पास देने के लिए सिवाय मौतों के कुछ नहीं है, सिवाय शमशान कब्रिस्तान के कुछ नहीं है। ये लोग गंगा साफ करने आए थे, गंगा में लाशें तैरती हुई छोड़ के जा रहे हैं, उसके बगल में लाशें दबी हुई छोड़ के जा रहे हैं और गोमती गंदा करके जा रहे हैं। जनता में गुस्सा है,
प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में ये बयान दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों रोजगार आएंगे। हर महीने कोविड के लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अब 10 लाख रोजगार आएंगे, जून तक कहा 1 करोड़ रोजगार आएंगे। आज एक रोजगार की चर्चा नहीं करते। माहौल ऐसा है कि अगर आप सच बोल दें तो या तो अगर आप पत्रकार हैं सच दिखा दें, या तो सरकार आपको जेल में डाल देगी या माफिया आपको मार देगा। शराब को लेकर के आप सच दिखाइए तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी या माफिया आपके पीछे पड़ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो आतंक, दहशत, टेरर का जो मॉडल है, जिसके मुखिया आदित्यनाथ हैं, उस मॉडल को समाप्त करने का समय आ गया है। जनता में गुस्सा है। जनता नहीं चाहती कि इनके टेरर के मॉडल को दोबारा पुनरुत्थान किया जाए। जनता चाहती है कि नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मुख्यमंत्री मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मुख्यमंत्री मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके बीच में मुख्यमंत्री का नाम बीच में मत बोलिए। बहस को मर्यादित रहने दीजिए। बहस को मर्यादित रहने बताइए तो सही एक बार। बहस को मर्यादित रहने दीजिए। बहस को मर्यादित रहने दीजिए। अखिलेश माना कि ऐसे बहस नहीं हो सकती। हम इसके बीच में नहीं बोलेंगे। एक तो नाम बता दीजिए यार, बीच में मत बोलिए। अच्छा, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बीच में मत बोलिए। ओके, जवाब दे दीजिए। घनश्याम तिवारी, राजीव जेटली की चुनौती ले लीजिए, चैलेंज ले लीजिए, बता दीजिए। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री, बता दीजिए कौन होगा। उनके प्रवक्ता का अंदाजा लगाइए कि अपने नेता का नाम लेने में शर्म आ रही है इनको, क्योंकि ये सारी बात कह सकते हैं। इस तरीके से बीच में बोलना बहस को अमर्यादित करता है। ओके, राजीव जवाब दे रहे हैं, घनश्याम तिवारी जवाब दे रहे हैं। राजीव जेटली, घनश्याम तिवारी जवाब दे रहे हैं आपका। ये हकीकत जानते हैं। इस तरीके से बीच में बोलिए, बहस अमर्यादित होती है। सोच क्या है गुप्ता जी, ये बहस अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। ओके, राजीव जवाब दे रहे हैं, घनश्याम तिवारी जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए घनश्याम तिवारी। ये सरासर बदतमीजी है कि आप बीच में बोलते हैं। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, कम से कम राजीव जेटली आप पार्टी को प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से बदतमीजी बहस में मत कीजिए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अपनी बात रख लीजिए। आपको हमने और मुझे आपकी सम्मान दिया, भी पता बदतमीजी है। मत कीजिए। जो अच्छे लोग होते हैं। ओके, राजीव एक सेकंड, मुद्दे पे आते हैं। राजीव जेटली का सवाल ले लीजिए। घनश्याम तिवारी वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बताइए अपना। देखिए, पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस टेरर के मॉडल में केवल समय काटा है। हमारे काम का फीता काटा है। अभी भी कोविड के दौरान जिन अस्पतालों में हो गए, वो अस्पतालों को समाजवादी पार्टी फिर से ये बदतमीजी शुरू हो गई। राजीव जेटली जी को आज बदतमीजी करने के लिए भेजा गया। देखिए, इस तरीके की बदतमीजी से बहस नहीं होती है। प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। बदतमीजी है, इस तरीके से बदतमीजी से बहस नहीं होती है। राजीव एक सेकंड। ओके, घनश्याम तिवारी जवाब दे दीजिए ना, फिर उसका बता दीजिए, कह दीजिए अखिलेश यादव होंगे मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है उसमें? मैंने जवाब दे दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है 22 में बाइसिकल होगी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस टेरर मॉडल को उखाड़ के फेंका जाएगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार का माहौल आएगा, आपसी भाईचारे का माहौल आएगा, गोमती भी साफ होगी, गंगा भी साफ होगी और उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जो बातचीत होगी वो विकास की बात होगी। इस तरीके से ढोंगी लोगों को नेतृत्व में नहीं रखा जाएगा और इस तरह की बदतमीजी को हर समय चर्चा का विषय नहीं बनाया जाएगा। 22 में बाइसिकल, बहुत बढ़िया, ऑल राइट, 22 में बाइसिकल। ओके, राजीव जेटली ने पूछा, समाजवादी पार्टी ने तो बता दिया। अब मैं पहले सतीश प्रकाश, अच्छा पहले सुरेंद्र राजपूत बताइए कौन होगा भाई 2022 में, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? बीजेपी ने तो बता दिया हमारे योगी जी बनेंगे, घनश्याम तिवारी ने बता दिया अखिलेश यादव बनेंगे, आप बता दीजिए। मानक भाई, एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया आपके कहने पे। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर भाजपा की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है कि आज की डेट में जो जितने सारे के सारे नेता फॉल इन लाइन है ना, आज इन्होंने बहुत स्पष्ट, मैंने एक दिन आपके चैनल पर और भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने खम ठोक करके दिल्ली दरबार को उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में झुका दिया है। और इतिहास साक्षी रहा है कि लखनऊ ने हमेशा दिल्ली को चुनौती दी है। लखनऊ में जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पे जाता है। आज संघ हो, अभी आशुतोष भाई जैसे कह रहे थे, या भाजपा हो, संकोच करके उन्होंने नाम लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता से बोला राजीव भाई, तो उन्होंने शेरोशायरी शुरू कर दी, वो भी नाम नहीं ले पा रहे हैं। मानक, अब मैं राजीव आप खूब बोलिए बीच में, अब आप बहस कर लीजिए। नहीं, ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड, राजीव दोस्त हैं, अब आप बहस, केवल इतना ही पूछ रहा हूँ, चिंता मत करिए। ना, मैं समझ गया, ओके, ओके, राजीव एक सेकंड, ओके, आपने जो सवाल पूछा है राजीव, मैं सबसे जवाब लूंगा उसका। अब सुनिए, जितने पैनलिस्ट है सबसे जवाब लूंगा, बिल्कुल जवाब लूंगा। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं राजीव जेटली को कि राजीव जेटली अगर क्या नाम, जब ये
मुख्यमंत्री का बात आएगी सर्बानंद सोनोवाल और हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा की तरीके से, अगर वहां पर चेंज होगा तो राजीव जेटली क्या करेंगे? क्या अपने बाल रंगाने बंद कर देंगे, जवान होने बंद हो जाएंगे? सच बात यह है राजीव जी, आज आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है ना? अब आप बात समझिए दो तीन बातों को जो मुख्य मुद्दे ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता से डिस्कनेक्ट रही है। नंबर एक, अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए नंबर दो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत कराई है, वो नरसंहार की दोषी है। नंबर तीन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ, मां गंगा के साथ, धर्म के साथ गलत शब्द हो गया, धर्म के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है, क्योंकि इन्होंने शमशानों को कब्रिस्तान बना दिया है और सैकड़ों किलोमीटर के शमशानों को कब्रिस्तान बना दिया है। सुरेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश में हम तो चाहते हैं कि योगी सुरेंद्र, जी के सुरेंद्र नेतृत्व भाई, में चुनाव सुनिए हो। ना। और अब एक मानक भाई, आपकी भी बात में जवाब दे रहा हूं। हाँ। हम चाहते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी जी को ही मुख्यमंत्री रखे, ताकि लोगों को याद रहे कि सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश कौन सा, सबसे महिलाओं के प्रति, अपराध के प्रति प्रदेश कौन सा। सुरेंद्र राजपूत, आपने विपक्ष की बात की, सुरेंद्र राजपूत, विपक्ष का मैं आपको बता देता हूं, बताइए ना। आप मैं उसकी भी बात करता हूं। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि बहुदलीय शासन व्यवस्था में आप भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के खिलाफ आप एक चेहरा क्यों? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म है क्या? हर आदमी, हर दल अपना अपना चेहरा लाएगा, और जो दल अपना, जैसे कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री के पद के लिए हमारे पास सैकड़ों प्रत्याशी, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, बसपा मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो सच बात यह है कि बहुदलीय व्यवस्था है, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म थोड़ी है। अरे लेकिन विपक्ष आपस में लड़ेगा तो कैसे हराएगा योगी जी को? आप खुद ही बताइए आप मुझे। सब दल जो है अपने अपने नीति, नियम और सिद्धांत पर जनता में चुनाव में जाते हैं, और हमेशा बहुदलीय व्यवस्था में पिछली बार भी भाजपा जीती तो बाकी सब दल अलग अलग लड़े ना, मायावती अलग लड़ी, हम सपा मिलकर लड़े, तब भी भाजपा जीत गई। 2500 जगह पर भाजपा जो है अकाली दल के साथ पंजाब में आप इस चीज को देखिए, महाराष्ट्र में आप देखिए, बिहार में आप देखिए, बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, वहां पर विपक्ष क्या साथ में मिलकर के लड़ा? नहीं, हर आदमी अपने अपने दल का चुनाव लड़ता है। राजीव जी, इस चीज को समझिए, थोड़ा सा तो 80 पे पहुंच गए, और कल्पना भी नहीं करी, साथ अगर हम तो वहां पहुंच गए। ओके राजीव जेटली, राजीव जेटली की बारी। ओके राजीव बोलिए। आपको जवाब देगी, आप पाप के भागी भी हैं, श्राप के भागी भी हैं। ओके राजीव जेटली, में नरसंहार के दोषी हैं। बोलिए राजीव, आपकी बारी, बोलिए। मैं मानक भाई, मैं देखो, मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, घनश्याम जी, मैं बहुत पसंद करता हूं दोनों को, और मैंने दोनों के अंदर, आज आपके चैनल के माध्यम से सब लोग देख रहे होंगे, दोनों ही नहीं चाहते हैं कि योगी सरकार जाए। मजबूरी प्रवक्ता के तौर पे जरूर है कि इनको हकलाते बोलना पड़ता है, नहीं चाहते, और 15-15 मिनट लग रहे हैं उस बात को बोलने में। अपना कार्यकाल से पहले जाए और उंगली कटा करके आप लोग शहीद बनो। अब आज आप चैन की सांस लेते हैं उत्तर प्रदेश में, चैन की सांस लेते हैं, बिजली आपके घर पे आती है, नहीं तो आपको मालूम होगा ना पहले किस तरीके का माहौल होता था, आपका कपट, पहले किस तरीके का माहौल होता था। देखिए, ज्यादा बोलेंगे तो नेता का नाम बोलूंगा। नेता का नाम बताइए, चलो फिर से मौका, नेता का नाम बताइए, झूठ बोलते हैं, नेता का नाम बताइए, चलो ज्यादा बोलोगे तो नेता का नाम बताइए, जनता के खिलाफ। अच्छा नहीं, ओके सुरेंद्र भाई, एक सेकंड, अब रुक जाइए, ओके अब रुक जाइए। मेरा दर्शक कुछ सुन नहीं पा रहा होगा, दोनों क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं पा रहा होगा। हाँ बोलिए राजीव जेटली, जरा बताइए। समझना चाहिए था, मैंने की बात कह रहा हूं, नहीं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर नहीं रोका। अब ठीक है, अब हो गया। अब बोलिए राजीव जेटली, बोलिए। नहीं, मैं एक ही बात बोल रहा हूं। मैंने दोनों की तारीफ करी, इस तारीफ को फिर मैं दोबारा से एक्सटेंड करूंगा कि हाँ, दोनों बहुत काबिल हैं, बहुत तारीफ के लायक हैं, और जो तारीफ के लायक है वो नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था जो चल रही है उसमें बदलाव आए। लोग चाहते हैं कि योगी की सरकार बने। मजबूरी प्रवक्ता के तौर पर हो सकती है, बहुत लंबा वक्त लगा, लेकिन एक बात अभी भी देखिए, यहां पर 3 राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता या समर्थक बैठे हैं। आप तीनों से पूछेंगे, तीनों अपने नेता का नाम नहीं बता पाए, आपको जब भी मौका मिला है बारे में जिक्र नहीं कर सरकार के बारे में मैं आपको चुनौती देता हूं, नेता के बारे में कह पाते हैं, सिर्फ एक मिनट उत्तर प्रदेश लोगों के ऊपर टिप्पणी कर पाते हैं। बोल के दिखा दें मुझे, केवल 30 सेकंड केवल टिप्पणी करने के लिए आप सरकार में आए हैं, आप सरकार में आए अपने नेता रखने के लिए। ओके सतीश प्रकाश, ओके ऑलराइट, एक सेकंड, ओके सतीश प्रकाश की बारी है। सतीश प्रकाश, ओके सतीश प्रकाश। राजीव जेटली की चुनौती को स्वीकार करता हूं। 1 मिनट नहीं, 30 मिनट में अपने नेता के बारे में बोलूंगा, और आज की डेट में भारतीय जनता
जनता पार्टी, बोलिए, बोल के दिखाइए कांग्रेस के मुसलमान, 30 सेकंड में इसके अलावा 3-4 शब्दों के अलावा 5 मिनट बोल के दिखाइए। उसकी 4 टांगे होंगी, 1 पूंछ होंगे, 2 सींग होंगे, ऐसे नहीं। बताइए कि ये हमारा नेता होगा, ये नेता की ये खूबियां बताइए मुझे। मैं 30 सेकंड में मानक जी से लेके आपको देता हूं। जी मानक जी, क्या मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए। जी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं और कांग्रेस पार्टी का अतीत जो है वही इसके भविष्य का निर्माण करता है। आज की डेट में पूरे देश में चाहे आपके भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के और उत्तर प्रदेश की सीएचसी और पीएससी, एम्स या रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हो, भाभा एटॉमिक हो, ये सारे के सारे कांग्रेस के बनवाए हुए हैं। आज आरटीआई जिसकी वजह से तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे खुल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, सुरेंद्र राजपूत, नेता की बात हो रही थी, नेता पे बोलना था, नेता पे बोलना था। नेता पे ही बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पे नहीं बोल सकते। कोई 30 सेकंड नेतृत्व की ही पहचान है। सेकंड में नहीं, प्रियंका गांधी पे बोलना था। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से कोरोना काल में सारे कांग्रेसियों ने मदद की है, चाहे वो गांधी जी और योगदान के ऊपर थोड़ा प्रकाश तो डालिए। राजस्थान में जमीन घोटाला हुआ, वो प्रियंका गांधी जी के नाम पर है। प्रियंका वाड्रा, सॉरी, प्रियंका गांधी। ना वो क्या, रुक जाइए, ना एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड। सतीश प्रकाश को लाइए, सतीश प्रकाश। राजीव जेटली आज देखिए फुल फॉर्म में है, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ऐसा लगता है उन्होंने अपना घर संवार लिया है। मैं बार बार वही कह रहा हूं, बीजेपी में जो विरोध की आवाजें अंदर से आ रही थी वो लगता है बंद हो गई हैं। अब योगी के सामने कौन, अब वो ये पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये डिसाइड करेगी कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। आपके ये कहने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, चेहरा दिखाने की बात अगर आप करोगे तो बीजेपी की ठग नीति को अभी आपने 4 ओबीसी लीडर्स के लिए बोला, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, वो बीजेपी के आप बड़े लीडर है ना, डॉक्टर संजय जी हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। बीजेपी ने पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में और ये कह के लड़ा कि ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी ने पिछड़ों को पीछे करके, आज अगर उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है, और आपने पिछड़ों से ये वादा किया था कि आज ये कहे ना कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आपने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, तो कहे ना दम खोल करके, क्या दिक्कत है? योगी जी क्यों बनेंगे? अरे तमाम नाकामियों की बातें करके देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर पोलराइजेशन किया जा रहा है। योगी जी इनको सूट करता है, इसलिए उनकी खामियों को तमाम ढका जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल की बात छोड़ दीजिए, पिछले 2 और 3 महीने में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नाकाम है। महामारियां में तमाम लोग, हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयां नहीं है, ये सब चीजें हैं। और देखिए मानक जी, ये बड़ा तरीका है आम जनमानस के मुद्दों से हटाने के लिए। आप नेतृत्व परिवर्तन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि बीजेपी जब 2 हिस्सों में बटी है, एक आरएसएस की बीजेपी और एक ओरिजिनल बीजेपी, तो हमेशा जीत जो आरएसएस समर्थित व्यक्ति है उसी की जीत होती है। गुजरात के टाइम में आप देखेंगे बीजेपी 2 हिस्सों में बटी, एक अटल जी की बीजेपी, एक अडवाणी जी की बीजेपी, और आरएसएस चाहता था अडवाणी जी को, और वहीं से मुख्यमंत्री वही रहे और वही प्रधानमंत्री बने। आज आरएसएस दुनिया का ध्यान भटका करके, ये 2022 की तैयारी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। योगी जी को मोदी जी से रिप्लेस किया जाएगा 1000%, और आरएसएस जो है उनकी तमाम खामियों को ढक रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी जेटली जी जो बात कह रहे थे, जेटली जी एक बात बताइए, वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, योगी जी के अंदर मैं खामियां नहीं पूछ रहा, आपकी ऐसी क्या समस्याएं हैं कि आपको ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं सुना? ना एक मिनट, एक सेकंड, सतीश प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सतीश रुकिए तो सही, सतीश प्रकाश, मायावती जी की तरह कागज उठा लीजिए। एक मिनट सतीश, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा 1 सेकंड में राजीव जेटली से। मैं पूछता हूँ आपका सवाल पूछता हूँ। अब रुकिए ना 1 सेकंड, स्वास्थ्य, अब रुकिए तो सही सतीश 1 मिनट रुकिए। कानून व्यवस्था की हम ठेकेदारी, अच्छा अब रुकिए तो सही 1 मिनट, सवाल तो सुन लीजिए। बनाएंगे 24 घंटे में कानून व्यवस्था कैसे बेहतर होती है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए, ये जब कोरोना काल में 14 मेडिकल कॉलेज हमारे बनाए हुए थे ना, एक भी मेडिकल कॉलेज की ईंटें रखी है, मेडिकल कॉलेज है एक बनके तैयार नहीं हुआ। तो लेके आइए। अच्छा ओके, अब रुकिए सतीश, अब रुकिए, अब ट्रेन रोकिए सतीश 1 सेकंड, रेलगाड़ी रोकिए 1 मिनट। राजीव 1 सेकंड, राजीव 1 सेकंड, अभी मुझे जवाब नहीं मिला सतीश, क्योंकि देखिए जितने ही मुद्दे आपने उठाए ना,
लगातार हम उठा रहे हैं, लगातार। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि विपक्ष में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। योगी जी ने, बीजेपी ने तय कर लिया, हमारे तो योगी जी हैं। अभी आपने घनश्याम तिवारी को सुना, सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। घनश्याम तिवारी ने कहा 22 में बाइसिकल, और जो कि अखिलेश यादव ने ट्विटर पर बाकायदा लिखा था 22 में बाइसिकल, ये उनका नारा है। अभी सुरेंद्र राजपूत ने प्रियंका गांधी का नाम ले लिया, सुन तो लीजिए, प्रियंका गांधी का नाम ले लिया। ये जो चेहरों पर बहस हो रही है, ये सिर्फ चेहरों की बहस नहीं है, ये बहस ये है। मानक जी सुनिए, मानक जी कहीं ना कहीं आप संविधान को नकार रहे हैं। भारतीय संविधान बहुदलीय व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो बहुकोणीय इलेक्शन नहीं चाहती, वो हमेशा पोलराइजेशन करना चाहती है, अपना दावा हिंदू वोटों के ऊपर। और एक पार्टी है जहां जानबूझ करके बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों को इग्नोर कर रही है, एक विशेष पार्टी को ये दिखा रही है कि वही पार्टी उसके साथ इलेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है। ये सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कि सिर्फ दो पार्टियों के बीच में चुनाव दिखाया जा रहा है। और तमाम खल रही थी उत्तर प्रदेश है, कहीं ना मैं तो भूल गया था। अरे सतीश को नाम तो लीजिए, सतीश कौन सी दो पार्टियों में दिखाया जा रहा है, नाम तो बताइए। वाले लोग हैं, सुनिए, संख्या में धर्म आधारित खाद देने वाले लोग बैठे हैं, मैं तो भूल गया था। कितना दुर्भाग्य है। ग्राम पंचायत के चुनाव का दावा बता रहा हूं आपको, 53% जो ग्राम प्रधान जीते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के जीते हैं। जिला पंचायत सदस्य 48% है। आप बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कब समझ रहे? ये कैसे हो सकता है भाई? अगर हमने जो वोट आपने बढ़ाया था, किसी पार्टी के साथ जो गठबंधन वोट भी किया आपने था, बढ़ाया उसी था, पार्टी जिसकी के साथ तादाद 10 बढ़ाई सीटें, थी, केवल हमारे वही 10 बात सीटें, निकले कोविड फिर के भी हम टाइम पे कमजोर ही। हैं। अच्छा, एक अब मुझे जवाब नहीं मिला। एक राजीव, एक सेकंड रुकिएगा, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। सतीश, ओके, एक सवाल और। मैं ट्विटर पर देख रहा था, बहन मायावती, अखिलेश यादव अपने भतीजे के प्रति इतनी कड़वाहट उनमें भर गई है, बाकायदा ट्विटर पर खूब झगड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन देखिए, यह भी एक फैक्टर है ना, अगर आपस में ही लड़ेंगी दो मुख्य विपक्षी पार्टियां आपस में, तो फिर बीजेपी को कैसे हराएंगी? इसीलिए ये आज ये डिबेट हो रही है कि चेहरा कौन है। अरे ये सब अलग अलग लड़ेंगे। इन्होंने जम्मू में जाकर के सरकार बनाई है तमाम उन लोगों से। हेमंत बिस्वा इनकी सरकार में आ सकता है, तमाम वो मुकुल राय इनकी पार्टी में आ सकता है, मतलब तमाम वो लोग जो बीजेपी से, अरे गठबंधन है ना, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति में गठबंधन एक सच्चाई है। और बीजेपी ने सबसे ज्यादा गठबंधन किए। हाँ। अगर हमने कैसा गठबंधन किया है, तीनों से कुछ बातें तो देखिए, गठबंधन कर रहे हैं क्या आपस में? सुनिए, ये कैसा गठबंधन है? प्रदेश में मुद्दा ये नहीं है। आपने अपने उत्तर प्रदेश में ये भी एक सवाल है। वो अपने नेता का नाम बता रहे हैं, वो अपने नेता का नाम बता रहे हैं, आप अपने नेता का नाम बता रहे हैं, उसी पर गठबंधन की बात कर रहे हैं। बाहर हो, ये सवाल है। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। ओके, अब राजीव जेटली, उसके बाद आशुतोष के पास जाना है मुझे। तीसरी खिड़की। ओके, राजीव जेटली। नहीं चलेगी। ओके राजीव, अब आरोप आपके ऊपर यह है, गलती आप कर रहे हैं। हाँ। देखिए, दो गलती कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको। आपने किसान बिल बनाया, आप सात वाली खिड़की में हाथ तो डालिए अपने विंडो में। अरे गलतियां सुन लीजिए राजीव, एक सेकंड, गलतियां सुन लीजिए, एक मिनट, एक सेकंड। नहीं, मेरा सतीश प्रकाश बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दर्शक को सतीश सुनिए ना, अब फिर से बोलिए क्या दो गलतियां हैं, मेरा दर्शक सुन नहीं पाया, बोलिए क्या दो गलतियां हैं? मानक जी, आपने एग्रीकल्चर जो बिल बनाए, कृषि कानून बनाए, ठीक है, एक कृषि कानून हो गया। दूसरा उत्तर प्रदेश में तमाम किसानों दूसरा बीजेपी लीडर को वार किया। ओके, दूसरा आज आपके सामने चिल्ला करके ओबीसी लीडर ये कह रहे हैं कि ओबीसी, ओके मैं समझ गया। राजीव जेटली, सुनिए, 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े बीजेपी छुपा के बैठी है। तमाम जो आपने गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर से, निषाद जी से आपने गठबंधन किया, आपने इस वादे के साथ गठबंधन किया कि हम जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। अगर आप ओबीसी की वोट चाहते हैं, सिर्फ ओके राजीव जेटली, ओके मैंने तीनों विपक्षी नेताओं को, बीजेपी के विरोधियों को काफी टाइम दे दिया, अब थोड़ा राजीव जेटली बोलेंगे। राजीव जेटली, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी विभाजनकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछिए। ओके सतीश, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। मोदी जी ने अपनी जात बताई, अपने को पिछड़ा घोषित किया, और जब मुख्यमंत्री बनाने वाली बात है तब आपने केशव प्रसाद चौधरी जी को। अच्छा चलिए, यहीं से शुरू करिए राजीव जेटली, यहीं से शुरू करिए। मुख्यमंत्री आपने ओबीसी क्यों नहीं बनाया?
पिछड़ी जाति से क्यों ये नहीं? मैं कहता रहा हूं आपसे, जातिगत विभाजनकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है, इसके पास ना नेता का नाम है, ना नीति है, ना नियत है, इसीलिए इनको मौका मिल गया, क्योंकि पार्टी का काम ही जातियों का विभाजन है। दलित सतीश आप बहुत देर बोली, थोड़ी देर बोलने दीजिए, मेरा दर्शक समझ नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं। अरे भाई आप एक बात बताइए, एक मिनट, पूरे उत्तर प्रदेश सिर्फ राजीव जेटली, सिर्फ राजीव जेटली, उत्तर प्रदेश में ओनली बहन जी राजीव फेमस जेटली। है हाँ। कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी फेमस है कि दलितों का अधिकार कितने पैसे में किस व्यक्ति को बेचा जाता है, इसे किसी से छुपा नहीं है। सभी दलितों के अधिकार वो बेचारे सोचते हैं, वो सोचते थे कि हमारी नेता है, ये नहीं पता था कि हमारी नेता हमारे अधिकार किसको बेच रही है। तो आप खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बात केवल मुद्दे की इतनी है, उत्तर प्रदेश में बदलाव सबने देखा है। आज मजबूरी हो सकती है इस पैनल के ऊपर, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है कि सब अपने अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो हमारी तारीफ नहीं कह सकते, मैं मानता हूं उस बात। तो मुकाबला किससे है? घनश्याम तिवारी कह रहे हैं 22 में बाइसिकल। नहीं, बाइसिकल कहां से सर? लैपटॉप जो उनसे थे 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे, इनसे पूछिए जरा। 6 लाख लैपटॉप दिए, बाकी कहां गए? 1170 करोड़ के लैपटॉप गायब, कौन ले गया? घनश्याम जी बताइए मुझे, कौन ले गया वो सारे लैपटॉप जो आपने स्कीम निकाली? कहां 5 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? नहीं, इस चुनाव में तो पिछले 4 साल, पिछले 5 साल पर बहस होगी अभी। अरे महाराज जी नए होंगे लैपटॉप अभी, अब अगर यूज नहीं करे तो नए होंगे, अभी भी पड़े होंगे या बेच दिए कहीं पे। मुद्दा यहां पर ये नहीं है, मुद्दा यहां पर है स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, ईमानदार नेता, मजबूत नेता, जिसका अपराधियों में खौफ हो। हम सबसे पूछ के देखिए किसका खौफ अपराधियों में है? क्या अखिलेश यादव जी का खौफ अपराधियों में है? क्या बहन मायावती जी का खौफ अपराधियों के अंदर है? कोई ऐसा नेता है इनके पास? मैं तो कह रहा हूं कि एक चुनौती जो इनके लिए खड़ी हो रही है वो हम नहीं है, इनकी चुनौती ये है कि आपस में ही अपने नेता का नाम नहीं बता पा रहे, चुनाव नहीं कर पा रहे कि हम किसका नाम लें। अपने नेता के लिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम किसका नाम ले रहे हैं, जनता बिदक जाएगी। पर ऐसा तो नहीं है राजीव जेटली, ऐसा तो नहीं है कि जब मल्टी कॉर्नर्ड फाइट हुई हो उसमें आप हारे नहीं हो, पहले भी आप हारे हैं। उत्तर प्रदेश ही उदाहरण है, पहले ये सारी पार्टियां अलग अलग ही लड़ती थी ना, मायावती मुख्यमंत्री बनी ना, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने ना, तब सब अलग अलग ही लड़ते थे। भी टाइम देखा है हमने, तो 2 लड़कों का भी टाइम देखा, 4 सिर पे लगकर घुमा करते थे ये उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने तो वो माहौल भी देखा है, हमने तो हर तरीके का माहौल देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने नासमझ समझा हुआ था, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये इनको एहसास हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की जनता को जीना आ चुका है, उनको संसाधन सरकारी क्या होते हैं ये महसूस होना शुरू हो गया है, बिजली पानी क्या चीज होती है ये पता चलना शुरू हो गया है, खौफ मुक्त जिंदगी कैसी होती है ये एहसास हो गया है। जब ये सारे एहसास उत्तर प्रदेश की जनता को हो जाएंगे तो फिर कहां से दूसरा नेता आ पाएगा? ओके, अगर ये कॉन्फिडेंस होता तो 1 मिनट में बोलते घनश्याम जी मेरा नेता अखिलेश ना, उनको भी 12-13 मिनट लगे बोलने के लिए, हिचकते रहे, बीच में हकलाते रहे, बता नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ देखिए राजपूत जी को कितनी देर लगी, पहले उन्होंने शेरो शायरी करी, नज़म सुनाई, गजल सुनाई, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इनके मुंह से एक नाम निकला। तो कोई नाम नहीं ले सकता किसी नेता का, क्योंकि हर किसी के ऊपर दाग लगे हुए हैं, और दाग लगे नेताओं का नाम टीवी पे नहीं लिया जाता है, उनको छुपा के रखा जाता है। चुनाव लड़ेंगे उसके बाद हम हिसाब देंगे। ना, अगर वो नाम नहीं ले रहे थे वो शायद इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उसकी वजह राजनीतिक थी, क्योंकि हो सकता है कि कल को गठबंधन करना पड़े और इस शर्त पर वो गठबंधन हो। आशुतोष सही कह रहा हूं ना मैं इस शर्त पर ये गठबंधन, घनश्याम एक सेकंड बस, आशुतोष हो सकता है इस शर्त पर गठबंधन हो कि नेता बाद में तय होगा, क्योंकि अगर पहले ही नेता बन गया तो शायद गठबंधन हो ही नहीं पाएगा। इसी वजह से शायद सुरेंद्र राजपूत, घनश्याम तिवारी और सतीश प्रकाश तीनों ये नहीं कहना चाह रहे थे कि हमारा नेता कौन है या मुख्यमंत्री कौन बने। नहीं, हमने तो हमने साफ कहा माना जी, आप स्पष्ट बताया। आशुतोष नहीं, बातों को गलत तरीके से क्यों परिभाषित कर रहे हैं मैं ये नहीं जानता। हमने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, ठीक है, ओके, वो पुनः मुख्यमंत्री बने। राजीव जेटली जी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी एक से एक बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मंत्री, मुख्यमंत्री। घनश्याम ओके, मैंने पॉइंट टेकन, आपने कहा था, खुल के कहा था कि हाँ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आशुतोष बोलिए। आशुतोष देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि राजीव जेटली जी क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता आज की तारीख में मायावती जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता भी जरा थोड़ा संभल के बोले, क्योंकि हो सकता है चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान जरूरत पड़ जाए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजीव जेटली जी का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक पहली बात ये, दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश का जो इस बार का चुनाव होगा वो किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा,
उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात पे लड़ा जाएगा कि दरअसल जो कोरोना के समय में और किसानों के आंदोलन के दौरान जो आक्रोश और गुस्सा है उसको किस तरीके से प्रस्फुटित होता है, और अगर वो अगर काम कर गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के साथ और जो पिछड़े जिस तरीके से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से महसूस कर रहे हैं, संजय पासवान, संजय निषाद जिस तरीके से महसूस कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से महसूस कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कारण जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ 200 मीटर की दूरी जो पिछले 4 सालों में नहीं तय कर पा रहे थे, वो केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए थे और उसमें कृष्ण गोपाल और हासबोली जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली, अगर यह मैसेज चला गया कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ अन्याय हुआ है पिछले 4.5 सालों में, तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। ओके, क्लोजिंग कमेंट राजीव जेटली, बताइए, इतनी सारी समस्याएं हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा हलचल आपके खेमे में है। नहीं, मैं एक आग्रह करूंगा सुरेंद्र जी से, घनश्याम जी से, सतीश जी से कि ये पीके वीके के पीछे मत भागे, आशुतोष जी को ले लें, आपका रिप्रेजेंटेशन सबका ये कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना जहर इनके मन में क्यों है मुझे नहीं मालूम। उस जहर को यूज कर लीजिए, आप उस जहर को यूज कर लीजिए। आशुतोष जी भी तैयार बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से काम कर दूंगा, बनारस भी नहीं जीतने देंगे मोदी। अच्छा राजीव, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड। ओके राजीव, एक सेकंड, आशुतोष के बारे में आप, आशुतोष कोई राजनीतिक वो नहीं है, रणनीतिकार नहीं है प्रशांत किशोर की तरह, कोई चिंता नहीं, आपने तो कैटेगरी ही बदल दी, आपने तो उनकी श्रेणी ही बदल दी, आपने उनको राजनीति क्या रणनीति चुनाव रणनीतिकार बना दिया। अरे प्रशांत किशोर कहा, वो अपना अलग काम करते हैं। इतने दिनों से हमें गाली निकाल रहे हैं और अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी की नजर ही नहीं गई उनकी तरफ, वो पीके की तरफ देख रहे हैं। अरे इनसे इनको यूज करिए। अब देखिए जितनी नहीं, आशुतोष अवेलेबल नहीं है इसके लिए। नहीं, आशुतोष अवेलेबल नहीं है। चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, फिर बहस करेंगे। मजा आया लेकिन आज की डिबेट में। बहुत शुक्रिया राजीव जेटली, सुरेंद्र राजपूत, घनश्याम तिवारी, सतीश प्रकाश, आशुतोष, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय